हेलो गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि 12th की वीडियोस हम अपलोड करते जा रहे हैं और 12th का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। विद दिस वीडियो वी विल ऑनसेट विद आवर क्लास 11th सिलेबस। ठीक है, क्लास 11th के सिलेबस को शुरू करने से पहले इट इज़ मैंडेटरी दैट वी हैव अ बेसिक आउटलाइन ऑफ द सिलेबस। सबसे पहली बात तो ये कि आप सभी बच्चे अभी 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन 11th क्लास में आने के लिए, और डबल कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि आपने साइंस चूज़ की है। तो साइंस में मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पूरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट आए और हर कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो। तो अब हम बायोलॉजी को जब शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ठीक है, जो हमारी बायोलॉजी है इसके अंदर 5 यूनिट्स आप लोगों को पढ़नी है। हर यूनिट के अंदर कुछ चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहली यूनिट की, यूनिट 1। जो हमारी पहली यूनिट है बायोलॉजी की, उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको पता हो तो हम अपने आसपास जो हैं बहुत अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखते हैं। कितने सारे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको पता हो कि हम अपने आसपास कितने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, इंसेक्ट्स हो गए, कितनी अलग अलग तरह की स्पीशीज है, तो हमें पता है कि ये जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक दूसरे से बहुत डाइवर्स है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो इस यूनिट के अंदर हमें उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डाइवर्सिटी है उसे हमने रीड करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा डाइवर्सिटी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें आप लोगों को जो सबसे पहला जो चैप्टर एक पढ़ना है उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर हमें ये रीड करना है कि हम एनिमल्स को, जैसे मेरे पास मान लो कोई एक नया प्लांट आ गया, उस नए प्लांट को मैं कैसे देख के ये आइडेंटिफाई करूँगी कि ये प्लांट किस फैमिली का है। मतलब कहाँ से मुझे पता चलेगा कि जैसे हम बोल देते ना यार मैंगो का नाम है, ये मैंगो का प्लांट है, तो कैसे पता चलेगा कि ये मैंगो का प्लांट है। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी हम टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ते हैं और हमारे बोटानिकल गार्डन्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें हमारी फर्स्ट यूनिट लिविंग वर्ल्ड में कंप्लीट करना है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको ये पता चलेगा कि हम बायोलॉजी में पढ़ किन चीज़ों को रहे हैं, मतलब किन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिनके ऊपर हमारी पूरी बायोलॉजी बेस्ड है उसको हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि बायोलॉजी का नाम क्या है, बायो मतलब लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमें इस यूनिट में यही पढ़ना है। दूसरा, इसके बाद हम जब लिविंग वर्ल्ड को पढ़ चुके हैं तो हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को रीड करना है, यानी कि हम किन बेसिस के ऊपर या कितने वेज में हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कैसे हमने बैक्टीरियाज को, फंजाई को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, वायरसेस को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो थर्ड यूनिट आएगा वो आएगा द प्लांट किंगडम। इसके अंदर हमें बेसिकली जो प्लांट्स है ना, उन प्लांट्स को, कितने तरीके के प्लांट्स हैं वो सब कुछ हमें, उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। इसमें हम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स ये सब हम रीड करेंगे। देखो, हो सकता है कि अभी मैं कुछ टर्म्स के नाम लूँ और आप लोगों को वो जो टर्म्स के नाम है ना वो समझ नहीं आए। ठीक है, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, लेकिन उसमें टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ नाम आप लोगों को बता रही हूँ सिलेबस के आउटलाइन देने के लिए। लेकिन जब आप लोग जैसे जैसे हम सिलेबस को परस्यू करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्लांट किंगडम को डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद हमें एनिमल किंगडम को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बच्चे, जब हम प्लांट्स को पढ़ते हैं तो बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, और जब हम एनिमल्स को पढ़ते हैं तो बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम जूलॉजी बोलते हैं। ओके, इसके बाद आ जाती है हमारी सेकेंड यूनिट। इस सेकेंड यूनिट का हेडिंग है या नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इसके अंदर हमें एनिमल्स की और प्लांट्स की जो भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको 2 टर्म्स बताती हूँ। एक टर्म तो है मॉर्फोलॉजी और एक
होता है कि मैं प्लांट की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रही हूँ, यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस को स्टडी कर रही हूँ। वहीं एनाटॉमी का मतलब होता है उसके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को और उसकी इंटरनल जो बॉडी है वो कैसे फंक्शन कर रही है, वो सब कुछ हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्लांट्स को भी पढ़ना है और एनिमल्स को भी पढ़ना है। तो हमारा इस यूनिट के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें हमें प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी को पढ़ना है, स्पेशली वो प्लांट जो फ्लावर करते हैं। ये आपको पता है कि हर तरीके के प्लांट जो है वो फ्लावर नहीं करते हैं, ठीक। एनाटॉमी में हमें फिर से फ्लावरिंग प्लांट्स की एनाटॉमी को पढ़ना है, यानी उनकी जो इंटरनल बॉडी फंक्शनिंग है उसको बेसिकली हमें रीड करना है। अब हम प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, इसके बाद हमें पढ़ना है एनिमल्स की, ठीक है। तो एनिमल्स की जो यूनिट है उसके जो चैप्टर है उसमें हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों को साथ ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सीधा चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो जब हम एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम उसकी मॉर्फोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, उसकी एनाटॉमी की भी बात कर रहे हैं और उसकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी उसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 यूनिट हुई। अच्छा, यहाँ पर मैं कई बार ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म की शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, तो बिकॉज हम जब पढ़ाते हैं फ्लो में तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीट स्पेलिंग आई जस्ट यूज एब्रीविएशन एंड शॉर्ट फॉर्म्स, तो वो मैं कई बार यूज़ कर देती हूँ, तो वो आप लोग थोड़ा समझ लेना, ठीक है। वैसे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको खुद ही आइडिया होता जाएगा कि मैं जो एब्रीविएशन यूज़ करती हूँ। तो हमारी 2 यूनिट हो गई। इसके बाद हम आते हैं हमारी 3rd यूनिट पे। जो हमारी 3rd यूनिट है उसका नाम है सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अगर आप सभी को पता हो तो आप लोग जो है 10th क्लास में सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर आए हो ना, कि सेल को सबसे पहले किस फॉर्म में डिस्कवर किया गया था, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर हमें बेसिकली सेल को बहुत डिटेल में पढ़ना है। हमने पढ़ा था सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। इसका आप लोगों ने 10th क्लास में सिर्फ एक बेसिक आउटलुक लिया है, बेसिकली उसका डिटेल आउटलुक हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस यूनिट का जो पहला ही चैप्टर है, क्योंकि यूनिट का नाम सेल है तो पहला जो चैप्टर है वो सेल के ऊपर ही है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि सेल ही क्या है, लाइफ की यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट लाइफ की सेल होती है। इसके बाद सेकंड में हमें पढ़ना है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर बेसिकली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब जो भी हमारे मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर में, कि जैसे प्रोटीन है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो उन सब की जो डिटेलिंग है वो हमें रीड करनी है, ठीक है। उसके बाद 3rd हमें इसमें पढ़ना है सेल डिवीजन। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो इसके अंदर बेसिकली हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो हम रीड करते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और समझने वाली जो यूनिट है ना वो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। एक्चुअली है क्या, 11th में शुरुआत के 2 जो यूनिट है वो थोड़ा ऐसे बोल सकते हैं कि क्रैम करने वाली चीज़ है, यू हैव टू लर्न इट। वेयर एज द अदर 3 यूनिट्स, मतलब जो इनके बाद की 3 यूनिट्स हैं वो समझने वाली चीज़ है। और जब आप 12th की बायोलॉजी पर आते हो ना तो उसके अंदर तो बहुत सारा समझने का है। तो 12th की बायोलॉजी को यू गाइस विल एंजॉय अ लॉट, लेकिन 11th की बायोलॉजी बेस बना के चलेगी, बेस नहीं होगा तो आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 3rd यूनिट खत्म हो जाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी 4th यूनिट पर। 4th यूनिट पर हमें फिर से पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, उसकी बॉडी फंक्शनिंग, ठीक है। तो इसके अंदर प्लांट्स की बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसे हमें बड़ा डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहली बात, प्लांट जो है वो क्या करता है, सोयल से पानी एब्जॉर्ब करेगा, पानी रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन पानी लीफ को भी चाहिए, फ्लावर को भी चाहिए, जो कि बड़े टिप पे प्रेजेंट है। तो वहाँ पर क्या होना होता है, प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है
किसका, वाटर का। इसके अलावा लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, खाना लीफ में बना, लेकिन न्यूट्रिशन और जो एनर्जी है वो तो रूट को भी चाहिए, तो इसका मतलब खाना वहाँ से भी ट्रांसफर होगा। तो अगर आप लोगों ने 10 में पढ़ा हो तो हम वेस्कुलर बंडल्स पढ़ते हैं ना, जाइलम और फ्लोएम करके, तो वो जो जाइलम और फ्लोएम हमने पढ़े हैं वो ही यहाँ पर प्लांट्स में हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का एंड फूड का। तो प्लांट फिजियोलॉजी को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है। अब क्या है, प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब पानी मिल गया प्लांट को। अब प्लांट में जब ट्रांसपोर्टेशन हो गई, देखो मैं इनके अंदर इंक्लूड होने वाले टॉपिक्स अभी आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ बिकॉज आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ कि इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, ट्रांसपिरेशन पढ़ना है, सेल सैक पढ़ना है, वो टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर नहीं होंगे अभी, ठीक है। तो मैं अभी उनको ऑब्लिवियन कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम, ठीक है। तो सिर्फ आइडिया देने के लिए थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ। प्लांट्स में क्या हुआ, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। अब इसके बाद क्या है, वाटर के साथ कुछ मिनरल्स भी तो गए होंगे ना, प्लांट्स को ग्रोथ के लिए कुछ मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, सल्फर, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन। तो उन मिनरल्स के ऊपर बेस्ड कि कौन से प्लांट को कैसा मिनरल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, अगर वो मिनरल नहीं है तो प्लांट के अंदर कौन सा डिजीज हो सकता है, कौन सा डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई प्लांट्स की पत्तियां येलो हो जाती हैं, कभी उनके ऊपर अजीब से ब्राउन कलर होकर पूरी लीफ डिग्रेड हो जाती है। तो वो सब के लिए जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें पढ़ने हैं मिनरल न्यूट्रिशन में। अब प्लांट्स को ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है वाटर का, प्लांट्स को मिनरल्स भी मिल चुके हैं। अब जो प्लांट है वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। तो अब जो है वो प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब मान लो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर लिया, अब फोटोसिंथेसिस के बाद यहाँ से खाना बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब उस ग्लूकोज को यूज भी तो करना है ना एनर्जी फॉर्म करने के लिए, तो उस एनर्जी फॉर्म करने के लिए जो है प्लांट्स के अंदर होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब इसके बाद प्लांट्स ने एनर्जी भी ले ली और रेस्पायर कर दिया, ब्रीदिंग हो गई, सब कुछ ग्लूकोज वगैरह ऑक्सीडाइज हो गया। इसके बाद क्या होगा, प्लांट की होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है और बेसिकली इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। तो ये जो हमने प्लांट में पढ़ा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें कुछ हार्मोन्स की बात करनी है जो प्लांट की ग्रोथ को हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स, ये सब जो हार्मोन्स आएंगे वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारी 4 यूनिट हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी 5th यूनिट पर। ये हमने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लिया। अब इसके बाद अगली फिजियोलॉजी किसकी होगी, एनिमल्स की होगी। तो हम शुरू करते हैं हमारे 5th यूनिट को, विच इज व्हाट, एनिमल फिजियोलॉजी। फिजियो यानी फिजिकल फंक्शनिंग स्टडी, ठीक है। अब एनिमल फिजियोलॉजी को भी हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हर एनिमल सबसे पहले क्या करेगा, बॉडी में खाना बनेगा, तो डाइजेशन हो गई खाने की और एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है, ओके। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट है वो होता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसके अंदर हमें ये पढ़ना है कि एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसे होती है, थोड़ा बहुत लंग्स का स्ट्रक्चर पढ़ लेना है, और अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो कौन कौन से डिजीजेज हो सकते हैं वो सब कुछ हमें इसमें रीड करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन फॉर्म करता है, ब्लड। तो इसके अंदर बेसिकली हमें ब्लड्स को डिटेल में स्टडी करना है, हार्ट के स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करना है, हार्ट ब्लड पंप कैसे करता है, कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड को कैसे ऑक्सीजनेटेड कर रहा है, लंग्स और हार्ट में क्या कोऑर्डिनेशन है, कार्डियक साइकिल क्या होती है, एक हार्ट बीट क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, वो सब अभी किसमें पढ़ना है, सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स में। तो ये हमारे तीनों है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सर्कुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड्स। इसके बाद हम आते हैं हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स
देयर एलिमिनेशन। अब इसके बाद क्या है, बॉडी जो है अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के प्रोड्यूस करती है। जैसे किसी में हम लोगों में यूरिया होता है, किसी में यूरिक एसिड हो सकता है, किसी में अमोनिया हो सकता है, तो वो किस बेस पे होता है। अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, किडनी का क्या स्ट्रक्चर है, किडनी कैसे काम करती है, बॉडी से यूरिया कैसे बाहर होता है, किन किन हार्मोन के अंदर ये सारा सिस्टम कंट्रोल में है, अगर किसी को यूरिन को पास करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्या क्या डिजीजेज हो सकते हैं, डायलिसिस आपने सुना होगा, वो क्या होता है, तो वो हमें इस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड उनकी एलिमिनेशन में रीड करना है। इसके बाद आता है हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हमें ये पढ़ना है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास सीलिया या फ्लैजिला हेयर टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पैर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम रीड करना है, कितनी मसल्स हैं, कौन कौन सी बोन्स हैं। अच्छा, बोन्स जहाँ पे जुड़ रही है जॉइंट है, वो जॉइंट का नाम क्या है, तो हर एक बोन का नाम और जॉइंट, ये सब कुछ हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ढंग से पढ़ना है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि कैसे जो ब्रेन है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वो हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही कोई मान लो गर्म चीज़ पे हल्का सा हाथ लगता है, हमें एकदम से हटा लेते हैं उसको, तो इतना जल्दी ये रिफ्लेक्स एक्शन जो आता है ये कैसे आता है, हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है। अच्छा, ब्रेन का जो, जैसा आपने पढ़ा होगा 10th में भी, कि ब्रेन का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है, न्यूरॉन होता है। तो इसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। अब ब्रेन से क्या क्या रिलेटेड डिजीजेज हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती है, वो हमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना है। और इसके बाद हमारा चैप्टर आ जाएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है कि केमिकली हमारी बॉडी में कौन से ऐसे केमिकल्स सिक्रीट हो रहे हैं जो ये कंट्रोल करते हैं कि इंसान कब खुश है, कब उदास है, कब डर रहा है, कब दुखी फील कर रहा है। जैसे हमने पढ़ा ना कि प्लांट्स में ग्रोथ के लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे ऑक्सिन्स और गिबरेलिन्स वगैरह, वैसे ही एनिमल्स में भी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है ये कैसे काम करते हैं, जैसे अगर आपको कभी सैड फील हो रहा है तो चॉकलेट खा लेते हो, तो चॉकलेट खाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है ना, तो वो इसीलिए होता है बिकॉज चॉकलेट के अंदर सेरोटोनिन रिलीज होता है, तो वो एक हैप्पी हार्मोन है, तो वो आपको अच्छा फील कराता है। अच्छा, कई बार क्या होता है एकदम से छिपकली देख ली तो बिल्कुल डर जाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है हमारी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। तो कई बार आपने सुना हो कि जो ये लोग बंजी जंपिंग करते हैं या फिर बहुत एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं ना, स्काई डाइविंग हो गया, वाटर डाइविंग हो गया, तो ये सारे जो है ये बोलते हैं कि हमारी बॉडी में एड्रेनलिन रश चाहिए हमें। ठीक है, तो वो भी एक हार्मोन है। तो इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 सबसे ज़्यादा चैप्टर्स एनिमल फिजियोलॉजी में है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यूनिट ये है। हमारे पास इन टोटल 22 चैप्टर्स हैं जो कि 5 यूनिट में डिवाइड है, तो 5 यूनिट के 22 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। उसके बाद 6 to 10 जो यूनिट है वो 12th में पढ़नी होती है। तो अब इसके बाद आज के लिए सिर्फ आपको मैं सिलेबस का इंट्रोडक्शन देना चाहती थी, इसके बाद हम डेली टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी ऑल्सो इफ यू नीड नोट्स। ठीक है, तो मेरे को मेल पर बताओ, आई विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे 12th क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वैसे 11th का भी एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उस पर आई विल शेयर ऑल द नोट्स एंड whatever exercise questions I have to give you guys. Okay, so with this